आप सभी को नमस्कार एवं अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी काव्य शिक्षण हेतु मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का व्यवहारिक अनुप्रयोग करना सीखेंगे। मित्रों, प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका के लिए हिंदी कविता को सुरुचिपूर्ण बनाने हेतु बाल मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक विधियों का बोध होना आवश्यक है। अतः हमें काव्य शिक्षण के समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। काव्य शिक्षण हेतु कविता के बारे में जानना आवश्यक है। आइए सर्वप्रथम हम कविता शिक्षण से पूर्व कविता के बारे में जानेंगे। कविता मूलतः हृदय का विषय है। इसका संगीत कानों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए कविता शिक्षण में कविता के पठन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि सरस एवं भाव अनुकूल शैली में लिखित अंश एक सामान्य वाचक के मुख से नीरस तथा अर्थहीन सा प्रतीत होता है, जबकि एक सुवाचक अपनी शैली के द्वारा साधारण लेख को भी मनमोहक बना देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी कविता के सस्वर वाचन से शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। शिक्षार्थी जब अपने कक्षा में सफलतापूर्वक कविता पाठ करने में समर्थ हो जाता है तो उसमें आत्मविश्वास भर जाता है। स्वर का जादू तो सभी को प्रभावित और मंत्रमुग्ध कर देता है। वाचन शैली का उपयुक्त विकास कविता शिक्षण की अन्यतम आवश्यकता है। आप जानते ही हैं कि कविता का पूर्ण आनंद श्रवण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। श्रवण वास्तव में सुनना कविता को प्राप्त करने जैसा है, क्योंकि कविता संगीत है और संगीत का संबंध श्रवण से ही होता है। अतः कविता का वाचन प्रस्तुत करते समय शिक्षक की वाणी में सरसता एवं माधुर्य का होना अत्यंत अनिवार्य है। कक्षा में शिक्षक ही कविता का सच्चा प्रतिनिधि है। कवि की समस्त भाव व्यंजना कक्षा में शिक्षक द्वारा ही शिक्षार्थियों के सम्मुख प्रकट होनी चाहिए। इसीलिए शिक्षक को कविता के शुद्ध, कलात्मक, मधुर एवं प्रभावशाली वाचन के द्वारा शिक्षार्थियों के समक्ष कविता के आदर्श पाठ का एक नमूना प्रस्तुत करना चाहिए। तभी शिक्षार्थियों में अपेक्षित वाचन योग्यता का विकास हो सकेगा। मनुष्य संवेदनशील एवं चेतना संपन्न प्राणी है। इसका मन प्रकृति में प्रतिफल होने वाले सौम्य, मनोरम एवं विकराल परिवर्तनों से भी भाव ग्रहण करता है। आसपास होने वाले दुख सुख, आशा निराशा, प्रेम घृणा, दया क्रोध से चलायमान रहता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की प्रेरणा से ज्ञान एवं आनंद के उस भंडार का सृजन, संचय एवं संवर्धन होता रहा है, जिसे साहित्य कहा जाता है। उसी साहित्य का एक अंग कविता है। सुख दुख की भावपूर्ण अवस्था का स्वर साधना के उपयुक्त पदों में प्रकाशन ही कविता है। कविता को अनेक भारतीय एवं पश्चिमी विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है। आचार्य श्री कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। वहीं दूसरी ओर आचार्य वामन ने रीति के अनुसार रचना को ही काव्य माना है। आचार्य विश्वनाथ जी ने वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य माना है, कहकर परिभाषित भी किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार कविता के मूल में जीवन की आलोचना है। डॉक्टर सेले के मतानुसार कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। शिक्षक मित्रों, ये कविता की परिभाषाएं हिंदी कविता के स्वरूप को प्रकट करती है। उसमें छंद व अलंकार पर बल नहीं दिया गया है, केवल एक बात पर विशेष जोर दिया गया है और वह है अभिव्यक्ति की हृदय स्पर्शी प्रभाव उत्पादकता पर, जिससे यथाभाव की गूढ़तम अनुभूति हो सके। वास्तव में यही कविता का मुख्य लक्षण है। श्री शंभुनाथ के अनुसार मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तथा साधन समझता हूँ। एक आदर्श शिक्षक शिक्षिका काव्य शिक्षण शैली का समुचित प्रयोग
सफलतापूर्वक तभी कर सकता है जब वह काव्य शिक्षण के प्रयोजन अथवा उद्देश्य से अवगत हो। आइए अब हम कविता शिक्षण के प्रयोजन के बारे में जान लेते हैं। कविता का मुख्य प्रयोजन काव्यात्मक सौंदर्य तत्वों का बोध और रसास्वादन करना है। कविता का पाठक व्यवहारिक जगत से ऊपर उठकर काव्य के भावमय जगत में लीन होकर रसमग्न हो जाता है। इसी को लोकोत्तर आनंद भी कहा गया है। कविता का आरंभ भी आनंद है और अंत भी आनंद है। कविता शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को कविता का सरलार्थ मात्र समझाना नहीं है, अपितु उन्हें काव्यानंद की अनुभूति करने योग्य बनाना है। प्राय देखने में आता है कि शिक्षक कविता का भावार्थ सरलार्थ समझाने में ही अपने कर्तव्य की पूर्ति मान लेते हैं। सरलार्थ अथवा भावार्थ साधन तो हो सकता है, साध्य कदापि नहीं। वस्तुतः साध्य तो कविता में निहित आनंद और सौंदर्य की अनुभूति है। कविता शिक्षण के प्रयोजन से अवगत होने के पश्चात एक शिक्षक और शिक्षिका के लिए कविता के तत्वों के बारे में जानना भी आवश्यक है। कविता के तत्व। कविता के दो तत्व होते हैं, पहला भाव तत्व, दूसरा कला तत्व। भाव प्रधान कविता के माध्यम से मनुष्य अपनी हृदयगत अनुभूतियों को व्यक्त करता है। कविता के द्वारा जिन विचार, भाव, नीति रस की अभिव्यक्ति होती है वह कविता का भाव तत्व कहलाता है। कविता के माध्यम से अभिव्यक्त विचार एवं भावों की गूढ़तम अनुभूति तभी संभव है जब कविता की भाषा शैली उपयुक्त हो, भाव विशेष की अभिव्यक्ति के लिए छंद विशेष का चयन किया गया हो। कविता में कल्पना का योग भी आवश्यक है। कल्पना के योग से अलंकार, योजना, प्रस्तुत अप्रस्तुत, मूर्त अमूर्त, जड़ चेतन के विधान से कविता कामिनी में चार चांद लग जाते हैं। अतः यह सब कविता का कला तत्व कहलाता है। कला तत्व को अभिव्यक्ति तत्व भी कहा जाता है। जिस कविता में भाव तत्व तथा कला तत्व का जितना अधिक और समुचित योग होता है वह कविता उतनी ही अच्छी मानी जाती है। वास्तव में कविता पढ़ाने हेतु पद्य की मनोवैज्ञानिक विधियों का ही प्रयोग करना चाहिए, तभी कविता का मूल भाव विद्यार्थियों के हृदय तक सहजता से पहुंच सकेगा। अब हम कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा रचित आत्मत्राण नामक कविता के अंश का वाचन करेंगे। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। केवल इतना हो करुणामय, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा चे, दुख को मैं कर सकूं सदा चे। निश्चित ही आप मेरे इस कविता वाचन से बहुत अधिक अवबोध नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक नहीं थी। जैसा असहज आपने महसूस किया है वैसा ही आपके विद्यार्थी भी अनुभव करेंगे। तो फिर काव्यांश शिक्षण करने हेतु कौन सी विधि उपयोगी होगी? यदि हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे तो शायद ये कविता बच्चों को रुचिकर अथवा प्रभावशाली न लगे, अथवा कविता का मूल भाव बोधगम्य न हो सके। विकट प्रश्न यह है कि अब कौन सी विधि से शिक्षण किया जाए। आइए देखते हैं काव्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां। विचारणीय है कि हम काव्य शिक्षण के समय किसी एक अथवा एक से अधिक विधियों का प्रयोग कर शिक्षण को रुचिकर बनाकर सार्थक अधिगम प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप सब इन शिक्षण विधियों का प्रयोग कक्षा में आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहले हम गीत विधि का प्रयोग करना सीखेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे,
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। संगीत सभी को अच्छा लगता है। निर्झरों में कल कल की ध्वनि से बहता जल, प्रकृति की सुरम्य एवं मनोरम वादियों की गोद, मंद मंद गति से चलने वाली समीर सभी को सहज आकर्षित करती है। बच्चे भी जन्म से गीत प्रिय होते हैं। अगर इन गीतों का प्रयोग शिक्षा में किया जाए तो शिक्षा सरल, सहज और रुचिकर हो जाती है। अब हम इस विधि के गुण और दोषों को जानेंगे। यह काव्य शिक्षण की सबसे प्रचलित और उपयोगी विधि है। शिक्षक कक्षा में गीत का सस्वर वाचन करता है। खेल खेल में गा गा कर बहुत सारी उपयोगी बातें विद्यार्थी सीख जाते हैं। विद्यार्थी शिक्षक के वाचन के पीछे पीछे उसे स्वर वाचन में लय, ताल, गति, यति के साथ प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि यह विधि मनोवैज्ञानिक है, तथापि गीत सरल और आकर्षक होना चाहिए। चूंकि प्रत्येक कविता का सस्वर गायन बेहद कठिन होता है, विशेषकर उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए सभी कविताओं में गीत विधि का प्रयोग उचित नहीं होता। अतः गीत विधि के स्थान पर व्याख्या विधि का प्रयोग करना भी श्रेष्ठ कर रहेगा। उदाहरण के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता का हम अंश पढ़ेंगे ताकि व्याख्या विधि बोधगम्य हो सके। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। कवि सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति की मनोहारी छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव हो रहा है। तात्पर्य यह है कि कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाला पहाड़ अपनी सहस्त्र पुष्प रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहाड़ के चरणों में जो तालाब दिखाई दे रहा है वह तालाब पहाड़ के लिए एक विशाल दर्पण की भांति काम कर रहा है। यह प्रणाली उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, किंतु छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रणाली में अध्यापक अध्यापिका स्वयं ही कविता का सस्वर वाचन करता है, शब्दार्थ बताते हुए, प्रासंगिक कथाओं की चर्चा करते हुए छंद, अलंकार आदि की चर्चा करता है। इस प्रणाली के माध्यम से शिक्षक अथवा शिक्षिका कवि और विद्यार्थियों के मध्य रागात्मक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी निष्क्रिय है, शिक्षक ही सक्रिय है। अतः यह प्रणाली मनोविज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इस कविता का अंश श्रवण कर अनुमान लगाइए कि मैंने कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया है और आप कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहेंगे। मां कह एक कहानी, रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त। राहुल, मां कह एक कहानी, मां कह एक कहानी। यशोधरा, बेटा समझ लिया क्या मुझको तूने अपनी नानी? बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? राहुल, कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह मां लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, मां कह एक कहानी, मां कह एक कहानी। इस गीत में राहुल एवं यशोधरा द्वारा कहे गए वाक्यों का अभिनय सहित प्रदर्शन विद्यार्थियों के द्वारा अथवा स्वयं शिक्षक और शिक्षिका के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। चूंकि इस विधि में अभिनय करते हुए संवाद या कविता का वाचन किया जाता है, अतः यह अभिनय विधि कहलाती है। विद्यार्थियों को कविता शिक्षण के समय सुर और लय के साथ साथ यदि अभिनय और
अभिनय के साथ कविता पाठ कराया जाए तो विद्यार्थियों में कविता की भावानुभूति गहन हो जाती है। प्राथमिक स्तर पर प्राय अभिनय प्रधान कविताएं ही होती है। इस प्रणाली में शिक्षक उचित भाव भंगिमाओं के साथ पहले आदर्श वाचन करता है, तत्पश्चात विद्यार्थी भी व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से कविता का अभिनयात्मक वाचन करते हैं। इस प्रणाली के प्रयोग में विशेष सावधानी के रूप में वाचन करते समय अस्वाभाविक अथवा अत्यधिक अभिनय न किया जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। इस विधि के द्वारा विद्यार्थी बिना अर्थ समझे भी कविता का भाव समझ लेते हैं और इसके द्वारा कक्षा का वातावरण जीवंत बना रहता है तथा इसमें विद्यार्थी भी क्रियाशील रहते हैं। इसका प्रयोग भी प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उत्तम माना गया है। विद्यार्थियों को कविता में निहित भाव तथा क्रिया के अनुरूप ही अभिनय करना चाहिए। अभिनय प्रणाली का प्रयोग व्यक्तिगत रूप से भी किया जा सकता है और सामूहिक रूप से भी किया जा सकता है। अब हम अभिनय विधि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। गीत अथवा तुकबंदी में अभिनय की प्रधानता होती है। यह विधि छोटी कक्षाओं में उपयोगी मानी गई है। जब गीत या कविता सरल, आसान और अभिनय योग्य हो तभी यह विधि प्रयोग में लानी चाहिए। आपने अवश्य ही अनुभव किया होगा कि पुस्तक में कुछ कविताएं सिर्फ विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए होती है, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों को कविता का रस प्रदान करना और कविता पढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है। कविता शिक्षण की इस विधि को रसास्वादन विधि कहते हैं। इस प्रणाली में शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को कविता का अर्थ बतलाना नहीं होता, वरन वह विद्यार्थियों को कविता का आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। शिक्षक कवि के परिचय, विशेष प्रसंग, प्रेरक स्थल, अति आवश्यक बिंदुओं आदि की तरफ विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए विद्यार्थियों को रसानुभूति की प्रबल प्रेरणा देता है। वह विद्यार्थियों का कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। आइए इस विधि की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। रसास्वादन विधि का प्रयोग कविता पाठ करने में किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य बालकों को रस व आनंद की प्राप्ति करने में सक्षम बनाना होता है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर अत्यधिक उपयोगी है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मित्रों, काव्य शिक्षण की एक और मनोवैज्ञानिक विधि का नाम है समीक्षा विधि। आइए अब इस प्रणाली के गुण और दोषों की विवेचना करते हैं। इस प्रणाली में काव्य के गुण दोषों की विवेचना करके उसके यथार्थ भाव को आंका जाता है। यह विधि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हितकारी मानी गई है। इस प्रणाली में शिक्षक केवल सहायक का कार्य करता है और वह पुस्तकों के नाम, संदर्भ ग्रंथों के नाम एवं कुछ तथ्यों से विद्यार्थियों को परिचित मात्र करा देते हैं। इस प्रणाली में 3 तथ्यों की समीक्षा की जाती है: भाषा की समीक्षा, काव्यगत भावों की समीक्षा और कविता द्वारा पढ़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की जाती है। यह प्रणाली मनोवैज्ञानिक है क्योंकि विद्यार्थी इसमें स्वयं सक्रिय होता है। अब हम जिस विधि के बारे में जानेंगे वह है तुलना विधि, जिसमें किसी एक कविता की तुलना दूसरी कविता से की जाती है। इस प्रणाली के द्वारा कविता शिक्षण में समान भाव रखने वाली किसी अन्य कविता को विद्यार्थियों के सम्मुख रखा जाता है। ये कविता उसी भाषा की कविता भी हो सकती है और अन्य किसी भाषा की कविता भी हो सकती है। इस प्रणाली के द्वारा विद्यार्थियों में विवेचना शक्ति, कल्पना शक्ति तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। जिस कवि की कविता का शिक्षण कराया जा रहा है उसी कवि की अन्य किसी कविता से भी तुलना की जा सकती है। एक ही
अथवा भिन्न भिन्न समय के कवियों की कविताओं की तुलना करके भी विद्यार्थियों को अंतर और समानता समझाया जा सकता है। उदाहरणार्थ कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास तथा मीराबाई की भक्ति से ओतप्रोत कविताएं तथा प्रसाद पंत, निराला तथा महादेव वर्मा की छायावादी कविताओं में साम्य स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार की तुलना से विद्यार्थियों को कविता के विभिन्न रूपों तथा शैलियों का ज्ञान होता है। अब हम तुलना विधि की विशेषताएं जानेंगे। यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। इस विधि में रस की अनुभूति होती है। इस विधि में सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अध्यापक को स्वाध्यायी व पारंगत होना चाहिए। इस विधि द्वारा बालकों के ज्ञान और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। इस विधि में शिक्षक पाठ्य कविता की तुलना उसी भाव को व्यक्त करने वाली अन्य कविताओं के साथ करके पाठ्य कविता के भावार्थों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। प्राचीन समय से चली आ रही हम एक और विधि के बारे में अब जानेंगे। इस प्रणाली का नाम कथावाचक व्यास के नाम पर ही रखा गया है। इसमें शिक्षक स्वयं ही शब्दों के अर्थ, भावार्थ, व्याख्या तथा समीक्षा इत्यादि करता है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहकर सुनते रहते हैं। इसका प्रयोग उच्च कोटि की भाव प्रधान कविताओं के शिक्षण हेतु उचित माना जाता है। भाव स्पष्ट करने हेतु शिक्षक उन्हीं भावों से संबंधित अन्य कविताओं का भी उदाहरण देता है। आवश्यकता अनुसार सूक्तियों व दृष्टांतों इत्यादि का भी प्रयोग करता है। इसमें कवि के दार्शनिक दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति पर भी चर्चा की जाती है। इस प्रणाली का प्रयोग मुख्य रूप से उच्च स्तर पर किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर पर भी किया जा सकता है। व्यास प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि यह शिक्षक प्रदान है। शिक्षक स्वयं ही सौंदर्य अनुभूति कराता है, जिससे विद्यार्थियों को सौंदर्य अनुभूति तो होती है, किंतु उनमें स्वयं काव्य रसास्वादन की क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती। वे अपने भावों को अभिव्यक्त करने में भी सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें इस प्रणाली के कारण कभी अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाता। अतः यदि इस प्रणाली को प्रभावशाली बनाना है तो विद्यार्थियों की सहभागिता अनिवार्य होगी। अब हम व्यास प्रणाली की विशेषताओं को जानेंगे। इस विधि के प्रवर्तक महर्षि वेद व्यास जी हैं, अतः इसे सबसे प्राचीन विधि के रूप में भी माना जाता है। व्याख्या विधि का ही एक रूप व्यास विधि माना जाता है। भावात्मक पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि के रूप में प्रचलित है। इस विधि में अध्यापक पूरे पद्य को पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करता है और अध्ययन करवाता है। इस विधि में अध्यापक पूरे पद्य को पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करवाता है। अध्ययन के बीच बीच में उदाहरण, दृष्टांत, संबंधित बातें भी बताता है। विद्यार्थियों को इस विधि द्वारा रसानुभूति होती है। यह विधि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में समय अधिक लगता है, अतः विद्यालय स्तर पर यह विधि उपयुक्त नहीं है। मित्रों, आज के इस काव्य शिक्षण की अंतिम विधि है खंडान्वय विधि। इस प्रणाली को विश्लेषण तथा खंडान्वय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जिन कविताओं के भावों में जटिलता होती है तथा घटनाओं की बहुलता होती है, उनके शिक्षण में यह प्रणाली प्रभावी सिद्ध होती है। इसमें पहले कविता के खंड किए जाते हैं, तत्पश्चात प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न
तथ्य, भाव या विचार से संबंधित होते हैं। इस प्रणाली के द्वारा कविता का अर्थ तो स्पष्ट हो ही जाता है, किंतु कविता की सौंदर्य अनुभूति नहीं हो पाती। शिक्षक को इस विधि का प्रयोग करते समय अर्थ बताने के पश्चात कविता की पूर्णता हेतु बीच बीच में कविता का पाठ करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध कवि और लेखक श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता के इस अंश को पढ़कर इस विधि का व्यवहारिक प्रयोग करना जानेंगे। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को, एक दृष्टि से सिंचित करो धरा, समता की भाव दृष्टि से, जाति भेद की, धर्म देश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुंभ को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कविता में किसके द्वारा धारा को सिंचित करने के लिए कहा गया है? मलय पवन कैसे बह रहा है? विद्यार्थियों से उत्तर लेने के पश्चात शिक्षक को कविता का भाव स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही सौंदर्य तत्वों का बोध भी विद्यार्थियों को कराना चाहिए। यह प्रणाली भी कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि कविता शिक्षण में रसानुभूति मुख्य होती है, जो कि इस प्रणाली से संभव नहीं हो पाती। फिर भी वर्णनात्मक तथा इतिवृत्तात्मक कविताओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि का दूसरा नाम है प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के प्रवर्तक महान दार्शनिक विचारक सुकरात थे। अध्यापक पूरे पद्य अथवा कविता को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेता है और इन खंडों की अलग अलग व्याख्या भी करता है। फिर सभी खंडों को पुनः जोड़कर पूरी कविता या पद्य की व्याख्या करता है एवं अर्थ समझता है। यह विधि अध्यापक केंद्रित है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अति उपयोगी है। मित्रों, आपको अवगत हो ही गया होगा कि ये सभी विधियाँ उपयोगी है, किंतु प्रत्येक शिक्षक और शिक्षिका को विषय वस्तु और विद्यार्थियों की मानसिक आयु और उनके स्तर के अनुसार ही विधि का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो हमने साथ साथ प्रत्येक शिक्षण प्रणाली की उपयोगिता और अनुपयोगिता स्पष्ट कर दी है। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में जहां बच्चों को बालोचित गीतों को रटाना होता है, वहां गीत एवं अभिनय प्रणाली दोनों का ही प्रयोग किया जाए। कक्षा 4 से कक्षा 8 तक अर्थबोध एवं व्याख्या प्रणाली को अपनाया जाए। कक्षा 9 से 12 तक व्यास प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना प्रणाली और समीक्षा प्रणाली आदि का प्रयोग किया जाए। क्रमशः विद्यार्थियों को रसानुभूति, सौंदर्य अनुभूति, परमानंद अनुभूति की ओर बढ़ाना चाहिए। ये कविता शिक्षण द्वारा हम बच्चों की रुचि और अभिवृत्तियों को सामाजिक आदर्शोनुकूल विकसित कर सके तो कविता शिक्षण सार्थक समझिए। यदि कविता शिक्षण के द्वारा हम बच्चों की रुचि और अभिवृत्ति को सामाजिक आदर्श के अनुकूल विकसित कर पाएंगे तो कविता शिक्षण सार्थक समझिए। इसके अलावा काव्य शिक्षण को और रुचिकर बनाने हेतु अध्यापक तथा अध्यापिकाओं को तकनीकी साधनों, दृश्य श्रव्य साधनों का भी समुचित प्रयोग करना चाहिए।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन विधियों के प्रयोग से काव्य शिक्षण को रुचिकर और सार्थक सफल बनाएंगे। धन्यवाद।